नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार है और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। आज मैं आपके सामने दुनिया के सबसे बड़े घोटाले के बारे में खुलासा करने वाला हूं, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। और बड़ा ही आसान शब्द में मैं ये घोटाले आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास 100 रुपये का एक नोट है, 100 का एक नोट है और इस नोट पर क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए। आपके पास भी नोट होगा। इस पर लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। और नीचे जो है गवर्नर का दस्तखत है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का दस्तखत है। इसका क्या मतलब है? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। मेरे पास एक नेपाली रुपया है। इस पर जो लिखा हुआ है, नेपाल सरकार को जमानत प्राप्त यसको रुपये भुगतानी मंगमा एमा नेपाल राष्ट्र बैंक रुपये 5 तुरंत पाइने 6। इसका क्या मतलब है? अगर इसका मतलब सही अर्थ आप जान गए तो दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। सबसे पहली बात कि जो ये बैंक, ये नोट जो बैंक जारी करती है रिजर्व बैंक, वो बैंक सरकारी नहीं है। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि ये बैंक, रिजर्व बैंक जो है वो सरकारी है, लेकिन कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि यह एक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है। केंद्र सरकार के उपक्रम है। ये जो है केंद्र सरकार के उपक्रम है। जब कोई लिमिटेड कंपनी होती है तो वो केंद्र सरकार के उपक्रम हो जाती है। वह कंपनी होती है, वह जो है सरकार नहीं बनती है। वो सरकारी कंपनी नहीं है, सरकारी बैंक नहीं है। इस बात को भी जान लीजिए। तो इस नोट का क्या मतलब है? जैसे कि मैं आपको एक पर्ची पर, जैसे कि आप बैंक में सोना रखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग लॉकर में जेवर रखते हैं अपने जाकर के। तो जेवर में, जब लॉकर में आप जेवर रख देते हैं, कोई सुरक्षा की दृष्टि से रख देता है, ढेर सारा जेवर होता है, तो कुछ लोग बैंक में जाके रख देते हैं। यही नोट का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। तो जब बैंक में जेवर जाके रखते हैं तो बैंक वाले आपको प्रमाण के तौर पे कुछ तो रसीद देते होंगे कि भाई आपका इतना 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम जेवर सोना जो है, ये सोना आपके, मतलब मेरे पास आपका जमा है। जब भी आप उस रसीद को लेकर के बैंक में जाएंगे तो वो बैंक वाला उस रसीद को रख लेगा और सोना आपको वापस कर देगा। जब इस नोट पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, जैसे कि आप मेरे यहां कुछ चांदी रखने के लिए आए या कुछ जमा ले जाए, जमीन का, आप किसी के जमीन गिरवी रखने जाते हैं, तो वह जो है एक स्टाम्प पेपर पे लिख देता है कि मैं इतना दिन के लिए ये जमीन गिरवी रख रहा हूं। वह स्टाम्प जो है वो एक वचन पत्र है। जब भी आप पैसे लेके जाएंगे तो वह स्टाम्प को फाड़ देगा, अपने पास स्टाम्प को रख लेगा, आपकी जमीन छोड़ देगा। वह एक रसीद है, वह एक प्रमाण है। जैसे कि आप मेरे पास सोना रखने के लिए आए, मान लीजिए 10 ग्राम आपके पास सोना है, आप रखने के लिए आते हैं, आप रख दिए, मैं आपको उसके बदले प्रमाण के तौर पर तो कुछ तो दूंगा। एक रसीद में लिख करके दे दूंगा कि भाई आपको 10 ग्राम सोना अदा करने का मैं वचन देता हूं। इसका मतलब है कि जब भी वो रसीद जिसके पास रहेगा वह व्यक्ति सोना ले जा सकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि चेक से भी ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं आप कूपन जो पहले पहले के ज़माने में 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का कूपन होता था रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज कूपन। तो वह कूपन जिस व्यक्ति के पास जाता था वह व्यक्ति उसको स्क्रैच करके जो है उसका यूज कर सकता था। जो भी उसमें नंबर डायल करेगा उसमें वो पैसा आ जाता था। उसी तरह से यह एक कूपन की तरह है। यह रुपया नहीं है,
यह भारतीय वैध करेंसी नहीं है। भारत का कोई भी बैंक मैनेजर, कोई भी बैंक के बड़े अधिकारी इस बात पर लिखित आपको नहीं दे सकते हैं कि यह भारत की वैध करेंसी है, यह कानूनन वैध करेंसी है, ये लिखित नहीं दे सकता है। आप किसी भी बैंक के अधिकारी को जाकर के पूछ लें कि आपने जो यह नोट जारी किया है, क्या यह नोट भारत की वैध करेंसी है, असली करेंसी है, तो आपको उसका जवाब पता चल जाएगा। वह मौखिक कुछ बोल सकता है, लेकिन वह लिखित आपको कभी नहीं दे सकता है कि यह वैध करेंसी है, क्योंकि यह वैध करेंसी नहीं है, यह भारतीय मुद्रा नहीं है, यह एक रसीद है। अब यह रसीद क्यों है? अब नेपाली रुपया पर क्या लिखा हुआ है यह भी मैं आपको बता दूं। इस पर लिखा हुआ है कि नेपाल सरकार ये जमानत देती है कि जिसके पास ये रसीद, ये टुकड़ा, ये नोट जिसके पास रहेगा उसे 5 रुपये नेपाल सरकार जो है, नेपाल राष्ट्र बैंक उसको 5 रुपये दे देंगे। इस पर लिखा हुआ है कि 5 रुपये उसको तुरंत मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि ये 5 रुपया नहीं है। इस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब है कि 100 रुपया नहीं है, यह सिर्फ एक वचन पत्र है। 100 रुपया कुछ और है। क्या है? वह आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में लिखा है कि वह रुपया क्या है। तो जैसे कि रुपया होता क्या है, सबसे पहले ये समझ जाइए। हर चीज को मापने का एक मानक तय हुआ है, स्टैंडर्ड मानक है। जैसे कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। इसको ना तो कोई बढ़ा सकता है ना तो कोई घटा सकता है, ये यूनिवर्सल माप है। उसी तरह से आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि रिजर्व बैंक उतना ही पैसा छापती है जितना का सोना उसके पास होता है। ये बातें आपने सुनी होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ने अपने लिखित जवाब में दिया है कि जितना सोना है या जितना विदेशी मुद्रा भारत में आती है उतनी ही पैसा छपती है, उतनी ही वैल्यू की रुपया छपती है, करेंसी छपती है भारत में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है। तो ये पैसा छपने की व्यवस्थाएं कब से और कैसे शुरू हुई, मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को बताऊंगा आपको। बहुत पहले सोना में मतलब लोग जब ट्रेड व्यापार करते थे, मान लिया जाए कोई कुछ बेचा कोई कुछ खरीदा, मान लिया जाए कि किसान जो है वो अनाज पैदा किया, गेहूं पैदा किया, चावल पैदा किया, दलहन तिलहन सामान पैदा किया। अब कोई मोची है वो जूते बना रहा है, कोई जो है बढ़ई है वो जो है लकड़ी का कारोबार कर रहा है, सबके कर्म जो है बटे हुए थे। तो उसमें से अब मान लिया जाए कि किसी को जूता चाहिए और जूता के बदले में मोची जो है, अगर किसान है तो वो गेहूं जा करके उसको दे देगा और उसके बदले में जो है वो जूता दे देगा। अब जो है मान लिया जाए किसी को नदी पार करना है, नाविक जो है वो गेहूं लेता नहीं और किसान के पास गेहूं है। मान लिया जाए नाविक लेता है क्या कहा जाए, नाविक मान लिया जाए हाथी का दांत लेता है। तो अब हाथी का दांत खोजने के लिए किसान को जाना पड़ता था। तो ये वस्तु विनिमय जो प्रक्रिया थी ये काफ़ी समस्या पैदा करती थी, काफ़ी जटिल होती थी। इसलिए लोगों ने तय किया कि इसके लिए एक मानक, कुछ ऐसा बहुमूल्य धातु तय कर दिया जाए जो धातु अनंत काल तक वो जो है उसी स्थिति में रहे। तो देखा गया कि लोहा का अगर इस्तेमाल करते हैं लेन देन में तो लोहा में जंग लग जाती है।
कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो कॉपर भी कुछ दिन बाद तांबा जो है खराब हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति देखा गया गोल्ड का, सोना का, कि सोना को अगर आप जमीन के अंदर गाड़ दो और 100 साल 1000 साल तक नीचे गाड़ के रख दो, फिर भी सोना निकालो तो सोना वैसा ही है, उसमें 1% का भी क्षरण नहीं होता है, 1% भी नष्ट नहीं होता है। तो लोगों को लगा यही पक्का, इसलिए जो है इसी में हर सामान के बदले सोना ही लेना चाहिए किसी से, और सोना ही किसी को देना चाहिए। तो वस्तु के बदले जो है सोना का विनिमय होने लगा। आप जानते हैं कि भारत इतनी संपन्न, इतनी समृद्ध देश थी कि भारत का एक एक गांव इतना स्वावलंबी था और आज है भी, इसे पड़ोसी गांव से भी कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। यह हर हाल में विदेशों में भी अपना व्यापार करता था। तो इसलिए, और व्यापार करने के बदले यह हर उससे जो है सोना लेता था। अफ्रीका देश में व्यापार इसका चल रहा है, यूरोपियन कंट्री में व्यापार चल रहा है। तो उसके बदले जब ये मसाला बेचता था, कपड़े बेचता था मलमल का या और ढेर सारी चीज़ें, तो उसके बदले लेता क्या था? सोना। तो सोना लेते लेते इसके पास अथाह सोना हो गया, बहुत ढेर सारा मात्रा में सोना जमा हो गया। हर किसी के घर में सोना मिलने लगा, क्योंकि खर्च कुछ नहीं है, खाने पीने की सारी चीज़ें खेत में पैदा हो रही है और उससे बेच करके जो है हम सोना ला रहे हैं। बीमार पड़े तो आयुर्वेद की दवाई से ठीक हो जाते थे। तो इसलिए जो है सोना का ज़्यादा खपत नहीं होता था। भारत के पास इतना ज़्यादा सोना हुआ, लोग सोना के मंदिर बनाने लगे। एक तो मंदिर आज आपका अमृतसर पंजाब में दिख ही रहा है, स्वर्ण मंदिर। आप वैष्णो देवी का मंदिर, आप तिरुपति बालाजी का मंदिर, कितने सैकड़ों की संख्या में उसमें मंदिर हुआ करते थे। सोमनाथ के मंदिर जो कि सोना का मंदिर था, मंदिर ही पूरा सोना का था। सिर्फ मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मूर्ति तो अभी भी कई जगह पे सोने के हैं। और आक्रमणकारियों ने मंदिर को लूटा इसीलिए, क्योंकि मंदिर में सोना है, पूरा सोने का मंदिर है। चलिए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, भारत के पास सोना बहुत था। तो भारत के लोग जो हैं, उसमें डाका उका भी पड़ता था, डकैती हो जाता था घर में। तो लोग जो है सोना किसी साहूकार के यहाँ जाकर के रख देते थे। आज भी जैसे जिसके पास जेबर उबर होता है तो बहुत सुनते होंगे कि जेबर जो है वो बैंक में जाकर के रिजर्व कर देता, रख देता है बैंक में, लॉकर में। तो उसी तरह से उस समय लोग साहूकार के पास जो है जाकर के रख देते थे सोना को। अब सोना को साहूकार के पास रखने के बाद साहूकार उसको एक रसीद दे देता था, ऐसा ही रसीद कि आपने इतना सोना दिया। तो जब ये प्रथा चलते रही, इसका एक लिखित रूप, सोना में व्यापार करने का लिखित रूप शेरशाह सूरी ने दिया भारत में। उसने उसी चीज को लिखित माना और 10 मोहर बराबर 1 तोला सोना, ये उन्होंने लिखित रूप से तय कर दिया कि कोई भी 10 मोहर मतलब 10 रुपया 10 मोहर लेकर के आएगा तो 1 तोला सोना उसको मिल जाएगा। तो इसलिए जो है वो तय कर दिया और वही प्रथा कंटिन्यू चलते रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो लोग जो है ना लॉकर पर उसमें साहूकार हुआ करते थे, तो साहूकार के यहाँ सोना जा कर के रख देते थे अपना, जब उसको अधिक हो जाता था, और उसके बदले एक ऐसी ही रसीद उसको दे दिया जाता था, एक वचन पत्र जिस पे लिखा होता था कि भाई आपका इतना सोना मेरे पास जमा है। अब जैसे कि किसी को काम पड़ गया तो फिर वो जाता था, वो रसीद लेके जाता था, सोना उसको वापस मिल जाता था। अब कभी धीरे धीरे 100 में 10 आदमी ही मुश्किल से जाता था सोना वापस लेने के लिए, नहीं तो रखा हुआ है। जैसे आज भी आप बैंक में पैसा रख देते हैं,
आपको जब कभी साल 2 साल में ज़रूरत पड़ता है तो निकालते हैं, नहीं तो और रखते ही जाते हैं, रखते ही जाते हैं, आपका इनकम बढ़ते जाता है, आप रखते जा रहे हैं। उसी तरह से उस समय भी होता था। कुछ दिन बाद उस साहूकार ने देखा कि भाई 100 में 10 आदमी ही आता है सोना वापस लेने के लिए, 90 आदमी का सोना तो मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ ही रहता है। तो जो गरीब लोग है उसको सोना वो जो है अथी में देने लगा, क्या कहते हैं, ब्याज पर, इंटरेस्ट पे, इसी का रखा हुआ सोना इंटरेस्ट पे देने लगा, और समाज के कुछ लोगों को। तो उसी से साहूकार पैसा भी कमाने लगा, सोना और ज़्यादा कमाने लगा। अब जो है मान लिया जाए कि किसी दिन एक व्यक्ति को साहूकार के यहाँ से सोना लेना है, 100 तोला सोना उसका जमा है, उसको लेना है, और उसे मार्केट से कुछ सामान खरीदनी है। अब मार्केट में जो है, अब साहूकार यहाँ कहीं चला गया है बाहर, तो ये रसीद जो साहूकार देता था, उस रसीद का ये मतलब था कि ये रसीद जिसके पास रहेगा वह जाकर के साहूकार से सोना ले सकता है। जैसे अभी चेक, एक चेक जिसको भी एक नाम, सिर्फ वहाँ ना लिखा जाए चेक पे, जिसको भी चेक काट के दे दिया जाए, जिसके भी हाथ में चेक जाएगा वह बैंक से पैसा जाके निकाल सकता है। उसी ढंग से होता था ये रसीद उसका, साहूकार का, जिस पे जैसे आज लिखा हुआ है ना कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज, कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मान लिया जाए 10 तोला सोना उसका जमा है, तो 100 लिखा हुआ है इस पे, इसका मतलब 10 तोला सोना उसके पास जमा है। ये जाकर के जो भी व्यक्ति उसको ये 100 का ये रसीद दिखाएगा, उसको 10 तोला सोना मिल जाएगा। यही नियम था। अब किसी को मान लिया जाए कि साहूकार के यहाँ से सोना लाएगा, फिर मार्केट में जाकर उसी सोना को देगा, फिर जाकर के तब जो है फिर सामान खरीदेगा। अब मान लिया जाए साहूकार 2 दिन के लिए बाहर चला गया है, तो ये हुआ कि एक काम करिए, आप रसीद ही जिससे सामान खरीदते हैं ना, उसको रसीदें दे दीजिए, और उसके बदले वो सामान दे देगा। वो दुकानदार रसीद लेके जाएगा साहूकार के पास, और साहूकार का मोहर लगा हुआ है, साहूकार दुकानदार को सोना दे देगा। तो धीरे धीरे ये रसीद की ही प्रथा चलने लगी। जैसे कि आज बैंक में जो आप है ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अब बैंक में एक आदमी ने रुपया जमा किया और उसने आपको मोबाइले में पैसा भेज दिया, तो आप मोबाइल से दुकान जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो बैंक से एटीएम से पैसा निकालने नहीं जाते हैं। अब दुकानदार को आप भी दुकानदार को ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। तो दुकानदार को जब आप भी ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं, और वो दुकानदार भी अगले से सामान खरीदता है तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर देता है, तो बैंक से तो पैसा जाके निकालता नहीं, ये एक आसान प्रक्रिया हो गई। तो लोग जो साहूकार के यहाँ जाता, फिर उसके यहाँ से जो है सोना लेता, फिर उसको मार्केट में लेके जाता, ये जो इतनी प्रक्रिया थी, तो लोग रसीद ही दूसरे को दे देता था, भाई मेरे पास ये रसीद है, तुम ही जाकर छोड़ा लेना, इसके बदले मुझे सामान दे दो। तो यही चल रहा था प्रथा। तो देखा कि साहूकार की बहुत कम आदमी आने लगा सोना वापस लेने के लिए, लोग जो है रसीदे से काम चलाने लगा। साहूकार ने सोना देना बंद कर दिया और रसीद पर ही काम चलने लगा। उसके बाद अंग्रेज का शासन आया। 1885 के आसपास अंग्रेज ने तय किया, उस समय रुपया चांदी का हुआ करता था, सिक्का जो है ना वो चांदी का होता था, तो 10 चांदी के सिक्के उसको देते तो 1 तोला सोना मिल जाता आपको, यही था। तो उसने क्या किया कि बोला कि इसमें सिक्का में जो चांदी इतनी मात्रा में है नहीं, कुछ ज़्यादा रुपया छापना पड़ेगा, तो चांदी में थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ेगी सिक्का में। तो निकेल, एल्युमिनियम निकेल मिलाया गया उस समय उसमें सिक्का में। तो कुछ अब सिक्का की वैल्यू तो घटेगी, क्योंकि उसमें चांदी की मात्रा घट गई, तो सिक्का का कीमत घट जाएगा। तो अंग्रेज ने तय किया कि 15 मोहर बराबर 1 तोला सोना। जो शेरशाह सूरी का 10 मोहर वाला था, वो उसको 15 मोहर कर दिया, और 15 मोहर को रजिस्टर्ड आज दिन तक यही चल रहा है मानक,
कि 15 मोहर मतलब 15 सिक्के, ये जो सिक्का आप देख पा रहे हैं, ये 1 रुपये का सिक्का तो है नहीं मेरे पास, ये जो सिक्का आप देख पा रहे हैं ये 2 टका का है, 2 रुपये का। ये सिक्के बराबर 15 ऐसे ऐसे सिक्के आप लेके जाएंगे 1-1 रुपया का, तो आपको जो है 1 तोला सोना मिल जाएगा। अब उस समय तो थोड़ी सी चांदी में मिलावट की गई थी निकेल की, अब जो है धीरे धीरे से चांदी ही गायब कर दिया, लेकिन कानून तो वही रहा, कानून बनाकर के ऐसा कुछ किया नहीं गया, क्योंकि स्टैंडर्ड को आप नहीं बदल सकते हैं अब। और ये कहा गया कि अब ये जो ये जिसके पास ये नोट रहेगा, जिसके पास ये रसीद रहेगा, रिजर्व बैंक गारंटी दे रही है कि आप इस रसीद को लेकर आइए, मैं धारक मतलब जो भी जिसके पास ये रसीद है, जो भी इस रसीद को धारण करता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका ये मतलब है कि ये वचन पत्र है, ये रुपया नहीं है, ये एक वचन पत्र है, बैंक का नोट है, एक प्रॉमिस नोट है ये, कि इस रुपया को, इस रसीद को लेकर के आप रिजर्व बैंक में जाएंगे और रिजर्व बैंक इसके बदले आपको गोल्ड देगा, सोना देगा। कितना सोना देगा? अगर आप 1 रुपया लेके जाते हैं तो रिजर्व बैंक आपको कितना सोना देगा? आप आरटीआई का कॉपी बगल में देख रहे होंगे, रिजर्व बैंक ने आरटीआई के जवाब में लिखा है कि 1 रुपया बराबर, 1 भारतीय रुपया बराबर 0.777 मिलीग्राम गोल्ड 24 कैरेट, 24 कैरेट का सोना 0.777 मिलीग्राम, 1 रुपया बराबर। अब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये नोट लेकर के आप बैंक के पास जाइए और बैंक वाले को कहिए कि ये रसीद के बदले, उसको पूछिए कि क्या ये असली नोट है, अगर है तो मुझे लिखित दिया जाए कि असली नोट है, असली भारतीय करेंसी मुद्रा है, और अगर असली है तो इसके बदले मुझे, अगर ये सिर्फ नोट है, रसीद है, तो इसके बदले असली करेंसी मुझे दी जाए। आप जाकर के बैंक से मांग कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि बैंक कर्ज के दुष्चक्र में आम पब्लिक को कैसे फंसाती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्या ये जानकारी आपको पहले थी, क्या आप जानते हैं। और अगर आपने ये जानकारी पहली बार सुनी है तो आप इसके बारे में सर्च करिए। मेरे पास हजारों की संख्या में इसके लिए दस्तावेज है। मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद ये बातें आपसे शेयर की है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, तभी जाकर के मैंने ये बातें आपको बताई है। यह एक रसीद है, ये रुपया नहीं है, भारतीय वैध रुपया नहीं है। कोई बैंक, एसबीआई हो, पीएनबी हो, यूनियन हो, कोई भी बैंक लिखित नहीं दे सकता है ये ओरिजिनल करेंसी है।